हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो स्टार्ट करते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज को। और आज हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा पेपर, और उस पेपर का सेट 1 आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो पेपर है ये है 1 अगस्त 2021 में जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम आया था उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेट 1 है, इसके आगे अपकमिंग सेट्स भी आने वाले हैं। और इसके साथ साथ अब मैं सब्जेक्ट वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन पर बेस्ड भी कंसेप्चुअल वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो आई होप आपको वो वाली वीडियोस भी पसंद आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड रिटन इन सी। तो यहाँ पे एक स्निपेट दिया हुआ है और बोला क्या है कि इसका आउटपुट हमें निकाल के बताना है। ऑप्शंस यहाँ पर है -1 1 -1 -1 1 1 या फिर 1 -1। तो वॉइड मेन के अंदर यहाँ पे दो प्रिंटफ स्टेटमेंट दी गई है। प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू या किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पे %d इज यूज्ड फॉर इंटीजर। अगर आपको किसी वैल्यू को इंटीजर में डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, इंटीजर में विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट आपको डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम %d का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 7 मॉड्यूलस -3, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है %d है यहाँ पर भी -7 मॉड्यूलस 3। तो इसका आंसर हमें निकालना है कि क्या आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में। तो अगर मैं बात करूं मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में, कैसे काम करता है मॉडुलस ऑपरेटर। तो देखो, जो हमारा मॉडुलस है वो होता है एक टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। सी लैंग्वेज में आपने बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। अब ये काम क्या करता है आपको इसका आइडिया होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो जो हमारा मॉडुलस है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ऑपरेटर को यूज करके हम रिमाइंडर को एज अ आउटपुट रिसीव करते हैं, ठीक है, रिमाइंडर को हम एज आउटपुट रिसीव करते हैं। अब यहाँ पे दो रूल हम फॉलो करते हैं। जब भी आप मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करोगे तो यहाँ पे दो रूल आप यूज करोगे, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, ठीक है। तो आपको इतना भी आना चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो आपकी इन डेप्थ नॉलेज पर बेस्ड है। अगर आपको नॉलेज है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला रूल क्या होता है कि आप मॉडुलस ऑपरेटर को कभी भी फ्लोटिंग नंबर के साथ यूज नहीं करोगे। मतलब जो भी आपके डेसिमल पॉइंट के नंबर्स है उनके साथ आप कभी भी मॉडुलस ऑपरेटर को यूज नहीं करोगे। हमेशा आप अगर चाहते हो कि दो नंबर को डिवाइड करके आपको रिमाइंडर एज आउटपुट रिसीव हो जाए तो आपको दोनों नंबर को इंटीजर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 में लिख देती हूँ कि वी कैन नॉट यूज फ्लोटिंग नंबर फ्लोटिंग नंबर विद मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है, विद मॉडुलस ऑपरेटर। इसके अलावा भी कोई से भी ऑपरेटर पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि ओनली इंटीजर डिवीजन, ये आर है, ठीक है, इज अलाउड। चलो, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या है। नेक्स्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी रूल पर आपका ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा। यहाँ पे जो आपके दोनों ऑपरेंड है
उन दोनों ऑपरेंड में से फर्स्ट वाले ऑपरेंड का साइन मैटर करता है। मतलब अगर मैंने ए को मॉडुलस किया बी के साथ, तो यहाँ पे जो ए है ये मेरा क्या है, फर्स्ट ऑपरेंड है। दिस इज फर्स्ट ऑपरेंड। और जो ये बी है दिस इज सेकंड ऑपरेंड, दिस इज सेकंड ऑपरेंड। ठीक है, अब देखो करना क्या है, हमें ए को मॉड करना है बी के साथ। तो मॉड करते वक्त जो साइन है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑपरेंड का मैटर करता है, सेकंड ऑपरेंड का साइन मैटर नहीं करता, वो यूज नहीं होता। तो मैं लिख देती हूं यहां पर कि साइन ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड मैटर्स ओनली। ठीक है, साइन ऑफ सेकंड ऑपरेंड इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें सिर्फ फर्स्ट ऑपरेंड के साइन को देखना है। तो अगर बात करूं मैं पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर लेट मी चेंज द कलर, एक मिनट। देखो यहाँ पर हमने क्या करा, 7 मॉडुलस किया -3। तो यहाँ पे जो ये माइनस है ये मैटर यहाँ पे नहीं करेगा। आपको पता है जब भी मैं 7 को 3 से डिवाइड करूंगी तो 3 टू जा होता है 6 और रिमाइंडर यहाँ बचेगा 1। ठीक है, 1 इज द रिमाइंडर। मतलब 7 मॉडुलस -3 का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये जो माइनस साइन यहाँ पर था ये मैटर नहीं करेगा बिकॉज ये सेकेंड ऑपरेंड का साइन है। तो 7 मॉडुलस -3 का जो आंसर है वो आएगा हमारा 1। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर -7 मॉडुलस 3 करूंगी तो अभी भी हमें डिवाइड तो ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि पहला वाला जो ऑपरेंड है वो नेगेटिव है, दैट्स वाई आंसर इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो अगर ऐसे लिखा होता -7 मॉडुलस -3, तो ये माइनस माइनस आपस में कट नहीं होंगे, यहाँ पर भी आंसर -1 आएगा बिकॉज ये वाला साइन जो सेकंड ऑपरेंड का ये मैटर नहीं करेगा, फर्स्ट ऑपरेंड का साइन मैटर करेगा, जिस वजह से आंसर -1 आएगा। तो जब भी हमारा पहला ऑपरेंड का साइन जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में जो हमारा ऑपरेंड है इसका साइन तो पॉजिटिव था बाय डिफॉल्ट, तो इसलिए आंसर में भी जो साइन है वो पॉजिटिव ही आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मैं एक बार कंफर्मेशन के लिए आपको इसका आउटपुट दिखा देती हूँ आईडी पे क्या आ रहा है। तो अगर आपके पास कोई आईडी ही हो या फिर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो, ऑनलाइन कंपाइलर भी आप यूज कर सकते हो, उसका यूज करके आप देखिए कि क्या आंसर आ रहा है। तो एक मिनट, देखो यहाँ पे मैंने करना क्या है, यहाँ पे मैं प्रिंटफ लिखती हूँ, प्रिंटफ %d, और यहाँ पे हम लगाते हैं कॉमा। एक हमारा था 7 मॉडुलस -3, ठीक है, और इसी कॉपी कर लेते हैं, इसे ही कॉपी कर लेते हैं, एक और स्टेटमेंट हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पे मैंने साइन को यहाँ कर दिया माइनस और इसको यहाँ से हटा दिया। नेक्स्ट वाले में मैंने इसको ऐसे कर लिया, ये वाला माइनस और ये वाला भी माइनस। और इससे नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, इससे नेक्स्ट में हम बस यही कर सकते हैं, बाकी तुम्हारा हो गया सारा केस। ठीक है, दोनों पॉजिटिव कर लोगे तब भी कर सकते हो। चलो हमने 4 केस बना लिए, इसको हम करते हैं कंपाइल एंड रन। एक मिनट, तो एक मिनट यहाँ पे हम स्लैश एन लगा लेते हैं ताकि आंसर सही से आ जाए। तो स्लैश एन लगा लेते हैं फॉर द न्यू लाइन, स्लैश एन, एक मिनट, स्लैश एन और यहाँ भी स्लैश एन। क्लियर है? अब देखो कंपाइल एंड रन करते हैं तो आप आंसर देखो स्क्रीन पे क्या आ रहा है। देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा आंसर आ रहे हैं। फर्स्ट केस में जब मैंने 7 को मॉडुलस किया 3 के साथ तो रिमाइंडर आया 1।
-1 नहीं आया बिकॉज पहला ऑपरेंड जो 7 है वो तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 1 भी क्या है, पॉजिटिव आया। फिर सेकंड 7 मॉडुलस 3 करने पे आंसर -1 आया, क्योंकि यहाँ पे 7 क्या है, आपका नेगेटिव है, दैट्स वाई फर्स्ट ऑपरेंड नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव। नेक्स्ट 8th जो आपकी लाइन है वहां पर मैंने 7 भी माइनस किया है और 3 भी माइनस किया है, लेकिन ये आपस में कट नहीं होंगे साइन, आंसर आपका -1 ही आएगा, क्योंकि आगे वाला ऑपरेंड नेगेटिव है। नेक्स्ट 7 मॉडुलस 3 में तो बाय डिफॉल्ट 1 ही आएगा। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ बताने वाली थी। जो रूल नंबर हमारा 1 था वो ये था कि आप फ्लोटिंग नंबर के साथ इसे यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपने जैसे ही, मान लो मैंने कर दिया 7.6 मॉडुलस 3, अब देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, क्या ये कंपाइल हो जाएगी। तो देखो जैसे ही आप करते हो कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पे आ गई एरर, इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप डबल एंड इनटू बाइनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे सिर्फ इंटीजर ही अलाउड है, डबल या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में ध्यान देना है कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हो सकते हैं, और उन ऑपरेटर्स पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पे जो डाउट है वो समझ में आ गया होगा। और देखो अगर मैं यहाँ पे करती, लेट सपोज मैं यहाँ पे डिवाइड करती और दोनों माइनस है, डिवाइड क्या है, दोनों माइनस करा है, तो डिवाइड जो है वो क्वोशंट देता है, डिवाइड जो है वो हमें क्वोशंट देता है। अच्छा से ठीक कर लेते हैं एक बार, चलो इसे एक बार ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम क्लोज कर देते हैं, फिर इसे कंपाइल करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको पता है 3 जो होता है 6, तो यहाँ पे सेकंड वाले में और थर्ड वाले में, मतलब स्टेटमेंट नंबर 7 और 8 में जो है, लाइन नंबर 7 लाइन नंबर 8 में क्या हो रहा है, आपका जो रिमाइंडर ना आके क्वोशंट आ रहा है, बिकॉज 3 जो होता है 6, तो 2 इज द क्वोशंट। तो पहले वाले में तो -2 आया बिकॉज आपका माइनस लगा हुआ था आगे। दूसरे वाले में आपका क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे कट जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाते हैं, यहाँ पे इसका आंसर इसलिए क्या है, 2 आया है। और अगर मैं एक केस और बना लूँ यहाँ पे, तो उसे भी देख लेते हैं ताकि आपको डाउट ना आए कोई भी। तो देखो अब हम करते हैं पीछे वाला केस, इसको बंद कर देते हैं और कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। देखो आपका आंसर यहाँ पर भी क्या है, अभी -2 ही आया है। तो जो हमारा डिवाइड ऑपरेटर है उस वाले केस के अंदर हम जो साइन है वो मैटर यहाँ पे नहीं करता। अगर आपका कोई सा भी ऑपरेंड नेगेटिव हुआ तो आपका आंसर नेगेटिव आता है, और अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो आपके दोनों नेगेटिव साइन आपस में कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो चाहे -7 हो चाहे -3 हो, दोनों केस में आपका आंसर नेगेटिव आएगा। तो मॉडुलस के लिए अलग रूल है और डिवीजन के लिए अलग रूल है, तो ध्यान से पढ़ना है आपको सारे ऑपरेटर्स को, ताकि आपके एग्जाम में कोई गलती ना हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो हमारा टास्क क्या है, भले ही हम कम क्वेश्चंस करें, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हम करें उसमें हम ढंग से कर पाए उसे, ठीक है। तो विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन के बिना हम उसे कर पाए। तो यहाँ पे सेकंड वाले जो स्टेटमेंट थी प्रिंटफ वाली, उसका आंसर आया -1। तो +1 और -1 कहाँ है, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका बन गया राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगे दोनों रूल्स कौन कौन से हैं, और मैंने आपको प्रॉपरली आईडीई पे करके दिखा दिया, सो दैट आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। While inserting the elements 71, 56, 48, 96, 76, 82 and 98 in an empty binary search tree in sequence shown, which element will come in the lowest level? तो बाइनरी सर्च ट्री पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगेन डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, डेटा स्ट्रक्चर को हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है, एक आपका होता है रूट, ठीक है, ये आपकी रूट है। रूट के लेफ्ट हैंड साइड एक होता है लेफ्ट सब ट्री, और राइट हैंड साइड होता है राइट सब ट्री। तो बीएसटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, से क्या बोलते हैं, बाइनरी सर्च ट्री को हम बीएसटी बोलते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जो भी लेफ्ट सब ट्री में आपके नोड्स आते हैं वो सब जो होते हैं लेफ्ट वाले वो रूट से छोटे होते हैं, और जो राइट वाले होते हैं
आर आई राइट वाले, ये रूट से इक्वल या फिर बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा हुआ है पहले प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर। अब यहाँ बोला गया है, मान लो आपके पास एक एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री है, आपको उसके अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना है, तो लोएस्ट लेवल पर कौन सा एलिमेंट आने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, स्टार्ट करते हैं। हमें इसी सीक्वेंस में एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना है जिस सीक्वेंस में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले 71 आया, मतलब 71 बनेगी हमारी रूट। इसके बाद 56। अब देखो 56 जो है वो इससे छोटा है, तो इसको हम लेफ्ट में ही डालेंगे, बिकॉज लेफ्ट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो रूट से छोटे होते हैं। नाउ 48, 48 56 से भी छोटा है, तो वो इसके भी लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, आपको ये वाली प्रॉपर्टी पूरे ट्री के अंदर फॉलो करनी है, हर एक सब ट्रीज के अंदर। नेक्स्ट इज 96, तो 96 तो हमारे रूट से बड़ा है, तो ये हमारा जाएगा राइट हैंड साइड में। नेक्स्ट इज 76, 76 भी हमारा रूट से क्या है, बड़ा है, लेकिन हमारा इस वाले नोड 96 से छोटा है, तो इसके लेफ्ट में आएगी छोटी वाली वैल्यू। ठीक है, इसके बाद 82, 82 जो है वो हमारा 71 से बड़ा है, तो रूट से बड़ा है, तो वो इस साइड आएगा, और 96 से तो वो छोटा है, और यहाँ तो आ नहीं पाएगा बिकॉज 96 से बड़ा तो है नहीं, तो वो 82 जो है वो आपका यहाँ आएगा, बिकॉज वो 76 से क्या है, बड़ा है, तो इसके राइट में आ जाएगा। और 98 कहाँ पे आएगा, देखो 98 जो है वो हमारा इस लेवल पे आ सकता है, क्योंकि 96 से वो बड़ा है। तो इस तरीके से हमने अपना जो बीएसटी है, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री, वो कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब बोला क्या है, लोएस्ट लेवल पे कौन सा एलिमेंट है, तो आपको पता है जो हमारे ट्री की लीफ होती है वही होता है लोएस्ट लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बड़े आराम से। तो देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो 82 है हमारा, वो हमारा क्या है, लीफ नोड है। लोएस्ट लेवल का क्या है, लीफ नोड है। हालांकि लीफ तो 98 भी है, 48 भी है, लेकिन ये लोएस्ट लेवल के नहीं है, ये आपका लोएस्ट लेवल है। ये आपका लेवल 0 हो गया, ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 3। सबसे नीचे वाले लेवल का ये लास्ट एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है यहाँ पे 82। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं अपने डाउट को। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए। इंफॉर्मेशन ये है कि आपको लर्निंग के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ मॉक टेस्ट भी जरूर से लगाने हैं। तो प्लस माइनस आपके लिए लेके आया है मॉक टेस्ट सीरीज। आप यहाँ पे आ सकते हो और फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे आप आराम से लगा सकते हो। ये पूरा शेड्यूल है जिसमें DSSS टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए किस किस डेट पे आपको कौन कौन से एग्जाम मिलने वाले हैं, फुल मॉक टेस्ट यहाँ मिलने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पर पूरा शेड्यूल अवेलेबल है। तो टोटल होंगे हमारे पास 16 फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर एज अ पेपर आपके सामने लाया जाएगा, सो दैट आप एग्जाम लेवल को मैच कर पाए। ठीक है, ये डेट सारी दी हुई है, और फर्स्ट टेस्ट हमारा बिल्कुल फ्री है, इसको आप जाके एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे, किस तरीके से, किस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और 2020 के सेट में ही हमने DSSS के एग्जैक्ट पैटर्न को मैच करते हुए टेस्ट सीरीज को बनाया है। तो अभी आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, अभी से अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करिए, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट को लगाना शुरू करो। www.plusminusedu.com पे जाके आप फ्री मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो, और जो आपके न्यू मॉक टेस्ट है उसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अगर आप यूज करते हो +10 कोड, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आप मॉक टेस्ट को ले सकते हो और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हो। विदाउट मॉक टेस्ट अगर आप सोच रहे हो कि आप एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट चल रहा है अभी, +10 कोड का आप इस्तेमाल करो, और अच्छे से अपने मॉक टेस्ट को दो और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा है डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर से। क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इनफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे बोला गया है, आपको एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में पोस्ट फिक्स दिया हुआ है और बोला हुआ है कि इनफिक्स आपको निकालना है।
तो जनरली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन जो होता है वो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड से मिलके बनता है, और यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, एक होता है हमारे पास प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, और एक होता है हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस आर देयर। अब अगर हम बात करें ए प्लस बी की, तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो हमारे ऑपरेंड्स के बीच में, मतलब इन में है, इसे बोलेंगे इनफिक्स। अब अगर हम इस ऑपरेटर को उठाकर पहले लेके आ जाए तो ये हमारा बन गया प्रीफिक्स, और अगर हम इस ऑपरेटर को उठा के एंड में रख दें, ऑपरेंड्स के बाद रख दे, तो ये बन गया पोस्टफिक्स। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी होती है। अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में बोला है वो क्या है कि एक आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको उसे कन्वर्ट करना है किसमें? इनफिक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेती हूँ एम एन ओ प्लस स्टार पी डिवाइड क्यू आर एस टी डिवाइड प्लस स्टार और माइनस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये प्लस है, एक मिनट, ये हमारा क्या है? दिस इज प्लस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, राइट टू लेफ्ट आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। अब देखो हम यहाँ पे इसको एक बार नोट कर लेते हैं, एम एन ओ प्लस स्टार पी डिवाइड क्यू आर एस टी डिवाइड प्लस स्टार और माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है इसमें आप राइट टू लेफ्ट ट्रावर्स करेंगे। कैसे करेंगे? राइट टू लेफ्ट ट्रावर्स करेंगे। ट्रावर्स करने के साथ साथ जैसे ही आपको दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर मिल जाएगा, तो आपको इसे पढ़ के इसे कन्वर्ट कर देना है इनफिक्स में, मतलब ए बी प्लस को आपको ए प्लस बी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ट्रावर्स करना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से देखना, हमारे यहाँ पर हमें मिला माइनस स्टार प्लस डिवाइड, अभी तक हमें कोई भी ऑपरेंड नहीं मिला। देन टी एंड देन एस, तो देख रहे हो आप, दो आपके ऑपरेंड एक साथ में और फिर आपका एक ऑपरेटर है। तो यहाँ पे आप इसे इस पोस्ट फिक्स को कन्वर्ट करोगे इनफिक्स के अंदर, तो आई कैन राइट इट एज एस डिवाइड टी, ठीक है। ये जो प्लस है और जो स्टार है और माइनस है ये एज इट इज रहेगा, इसको आप कर लो ब्रैकेट में। इसके बाद आगे चलते हैं, आर क्यू डिवाइड पी स्टार प्लस एन ओ और प्लस। यहाँ पे देखो फिर से आपको एक और मिल गया है, तो यहाँ पे आप एन ओ प्लस को क्या लिख दोगे? एन प्लस ओ, इसे ब्रैकेट में लिख दो, बाकी एज इट इज आएगा, ठीक है। स्टार पी डिवाइड क्यू और आर, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब दोबारा वही काम करते हैं, दोबारा ट्रावर्स करते हैं, माइनस स्टार प्लस। अब देखो यहाँ पर आर और ये जो है ये एस डिवाइड बाई टी, ये अब एक ऑपरेंड बन चुका है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एस, ये प्लस बीच में आ जाएगा, एस डिवाइड बाई टी आपका ऐसे का ऐसे रहेगा, और ये पूरा आपका एक बन गया है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे का रहेगा, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर क्यू है, डिवाइड है, देन इसके बाद क्या है? पी है। अब देखो यहाँ पर ये जो है हमारे पास एम और जो ये एन प्लस ओ स्टार है ये हमारे पास एक बन गया है, तो आई कैन राइट इट एज एम, ये स्टार बीच में आ जाएगा, एन प्लस ओ अब एक सिंगल ऑपरेंड बन चुका है, ठीक है। ये वाला पी एज इट इज, डिवाइड एज इट इज, क्यू एज इट इज। अब फिर से हम राइट टू लेफ्ट आएंगे, अब क्या होगा? ये देखो यहाँ पर माइनस स्टार, अब देखो ये वाला क्यू और ये वाला जो हमारा स्टार है, तो ये पहला पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड और ये ऑपरेटर, तो आई कैन राइट इट एज क्यू देन स्टार आर प्लस एस डिवाइड बाई टी, ठीक है। ये पूरा एक हो गया, और आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। माइनस आपका यहाँ पे आएगा, इसके बाद यहाँ पे डिवाइड था, देन पी था, एम स्टार एन, इसको हम पूरा एक में कर लेते हैं ऐसे, एम स्टार एन प्लस ओ, ये आपका पूरा एक था।
अब ये आपका बन गया पहला ऑपरेंड, ठीक है, और ये p बन गया दूसरा, और ये हमारा ऑपरेटर हो गया डिवाइड। तो अब हम इसे ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये m स्टार n प्लस o, ये तो हमारा पहला ऑपरेंड हो गया। डिवाइड बीच में आ जाएगा और p यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। और ये हमारा पूरा अब एक बन गया इधर ऐसे, और यहाँ पर भी पूरा एक बना हुआ है, q स्टार r प्लस एस डिवाइड बाय टी, और बाहर माइनस है। अब जो ये वाला है ये बन गया आपका पहला ऑपरेंड, ये आपका बन गया दूसरा ऑपरेंड, और यहाँ लगा है माइनस। तो ये ए बी प्लस की तरह ही काम कर रहा है, तो इस माइनस को उठा के आप ले आओगे इनके बीच में। तो आई कैन राइट इट एज एम स्टार एन प्लस ओ डिवाइड बाय पी, ठीक है, माइनस बीच में आ गया, देन क्यू स्टार आर प्लस एस डिवाइड बाय टी, इस तरीके से, ठीक है। हालांकि मैंने कुछ ब्रैकेट्स कम कर दिए यहाँ पे, आप चाहो तो ब्रैकेट्स को बढ़ा भी सकते हो। तो ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैच कर लो, देखो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, एम स्टार एन प्लस ओ डिवाइड पी माइनस क्यू स्टार आर प्लस एस डिवाइड बाई टी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्रैकेट्स मैंने कम कर दिया ताकि कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये हमारा बन गया क्या, डिजायर्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस राइट टू लेफ्ट ट्रावर्स करना है जब तक आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में कन्वर्ट ना हो जाए। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। मैंने इसको बहुत आराम से करवाया ताकि आपको समझ में आ जाए, बट आफ्टर सम प्रैक्टिस आप इसे और फास्ट कर पाओगे और फटाफट इसका आंसर निकाल पाओगे। आई होप समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, व्हाट इज द कंडीशन फॉर बाइनरी सर्च टू बी अनसक्सेसफुल। मतलब अगर हमें ये चेक करना हो कि बाइनरी सर्च करते वक्त जो जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो हमें मिला ही नहीं है, वो सर्चिंग पॉसिबल हो ही नहीं पाई, दैट इज अनसक्सेसफुल। तो वहां पर क्या आपकी कंडीशन होने वाली है, जहां पे बीईजी रिप्रेजेंट कर रहा है बिगिनिंग को और ईएनडी रिप्रेजेंट कर रहा है एंडिंग लोकेशन ऑफ द सॉर्टेड एरे। तो आपको पता है बाइनरी सर्च एक बहुत पॉपुलर एल्गोरिथम होती है सर्चिंग के लिए, और जो बाइनरी सर्च है वो हमेशा सॉर्टेड एलिमेंट्स पे ही काम करता है, सॉर्टेड डेटा या फिर एलिमेंट्स पे ही पे ही काम करता है, ठीक है। एक मिनट, देखो, तो यहाँ पे करना क्या है, लेट सपोज मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ लेट कर लिया, जैसे मान लो यहाँ पे हम मान लेते हैं 5 8 11 15 29 33, then let's suppose 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और मान लो यहाँ पे 60, लेट्स सपोज 8, ठीक है। मान लो ये है हमारा, तो ये हमारा एक सॉर्टेड एरे है। अब यहाँ पे हमें बाइनरी सर्च करवाना है। वैसे इसका आंसर क्या है मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन एक बार अगर थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे तो आपका जो टॉपिक है वो और पक्का हो जाएगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे लेट सपोज हमें सर्च करना है, जो हमारा की एलिमेंट है जिसको हमें सर्च करना है, वो हम मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं कि हम 13 को सर्च करना चाहते हैं, एलिमेंट 13 को सर्च करना चाहते हैं। तो कैसे काम करेगी हमारी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है जो एरे होता है उसका जो इंडेक्स है दैट इज स्टार्टिंग विद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले बाइनरी सर्च में क्या होता है, हमें पता है जो ये स्टार्टिंग वाला है ये तो हमारा बिगिनिंग होता है, और जो एंड वाला है ये हमारा क्या होता है, ईएनडी एंड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मिडल वैल्यू निकालते हैं, मिड कैलकुलेट हो जाएगा कैसे, जो हमारी बिगिनिंग वैल्यू है प्लस जो एंड वैल्यू है उसको डिवाइड करते हैं 2 से। तो बिगिनिंग वैल्यू कितनी है 0, एंड वैल्यू कितनी है 9, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4.5
तो यहाँ पे आपको लेना होता है लोअर बाउंड, आपने 4 ले लिया, ठीक है। अब देखो, ये मान लो आपका ए एरे है, कोई ए एरे है ना, ए नाम है इसका। तो जो ए ऑफ 4 है वो क्या है, ए ऑफ 4 क्या है, देखो 29 है। ए ऑफ 4 क्या है, 29 है। तो अब ये बन गया हमारा मिड। अब बाइनरी सर्च में क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस मिड को कंपेयर करते हैं हमारे सर्च एलिमेंट के साथ। तो हम देखेंगे क्या 29 और 13 में क्या रिलेशन है। तो देखो 29 जो है वो आपका क्या है, बड़ा है 13 से। 13 से क्या है, वो बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो सर्चिंग करनी है वो करनी है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर ये बड़ा है, ऑब्वियसली अगर ये बड़ा है तो हमें यहाँ पे तो जाने की जरूरत है ही नहीं। तो इतना जो आपका पार्ट है एरे का, ये हो जाता है स्किप। दिस विल बी स्किप। और नेक्स्ट पास में क्या हो जाएगा, आपका पास 1 था मान लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पास था सर्चिंग का। अब पास नंबर ये 1 है। 2 में क्या होगा, देखो 2 में हो जाएगा कि, चेंज करते हैं कलर को। 2 में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये एंड है, ठीक है, एंड को हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे, जो हमारा एंड है, अब हमारी सर्चिंग जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की होनी चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी नहीं, बल्कि एक कम तक होएगी, क्योंकि ये तो हमने देख ही लिया, तो हमने कंपेयर कर ही लिया, तो सेम है ही नहीं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो एंड है, एंड इज इक्वल टू हम कर देंगे मिड -1। तो एंड हमारा हो जाएगा, मिड कितना है अभी, मिड आपका कितना था, 4 था। 4 - 1 दिस इक्वल टू 3। तो अब हमारा जो एंड है वो हमारा यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब हमारा जो सर्चिंग एरिया है वो 0 1 2 3, 3 तक ही हम सर्च करेंगे, मतलब 4 एलिमेंट में ही सर्चिंग करने वाले हैं। और फिर से हम निकालेंगे, अब मिड निकालेंगे दोबारा से, ठीक है। तो बिगिनिंग क्या है, अभी भी 0 ही है। और आपका एंड क्या है, अब हमारा 3 हो गया एंड। डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3/2 कितना होता है, 1.5। तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1। सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा आपका 1। तो मतलब जो हमारा ए ऑफ 1 है, ये बन जाएगा हमारा मिड, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, जो हमारा ए ऑफ 1 है वो क्या है, ए ऑफ 1 हमारा 8 है। क्या 8 13 के इक्वल है, नहीं है। जो 8 है वो 13 से क्या है, छोटा है। अगर 8 13 से छोटा है तो मतलब हमें राइट हैंड साइड जाना है। अब मतलब हमें यहाँ पे बैक नहीं जाएंगे, तो इसको हम स्किप कर देंगे, इतने पार्ट को स्किप करेंगे, हमें राइट हैंड साइड में जाना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो पास होगा आपका, पास नंबर 3, उसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग उसको अपडेट करेंगे। तो बिगिनिंग जो है वो बन जाएगी हमारी मिड प्लस में 1, क्योंकि हमने 8 को कंपेयर किया, 8 तो 13 के इक्वल है ही नहीं। और जो हमारा 5 है वो तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं, बिकॉज जब 8 ही नहीं है तो इसके बैक तो जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब हमें बिगनिंग को अपडेट करना पड़ेगा। बिगनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1, मिड इज 1 एंड दिस इज 1 इक्वल टू 2। तो हमारा जो बिगिनिंग है वो अब यहाँ आ गया है, ये भी हमारा स्किप हो चुका है। बिगिनिंग ये है और एंड अभी भी यही है, ठीक है, ध्यान से देखना। बिगिनिंग हमारा क्या है, 2 है, एंड हमारा क्या है, 3 है। तो अब दोबारा से हम मिड निकालेंगे यहाँ पे। तो मिड हमारा आ जाएगा 2 + 3 डिवाइड बाय 2, दिस इज 5/2, मतलब 2.5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 ही आ जाएगा। तो बिगिनिंग ही हमारा क्या बन गया, मिड भी बन गया है। ए ऑफ 2 हमारा मिड भी है और बिगिनिंग भी है। अब देखते हैं ए ऑफ 2 पे है क्या, ए ऑफ 2 पे है क्या। तो ए ऑफ 2 पे है 11। क्या 11 13 के इक्वल है, नहीं। 11 जो है वो 13 से क्या है, छोटा है। तो अगर 11 13 से छोटा है तो अब क्या होगा, जब भी आपको पता है, जब भी छोटी होती है वैल्यू, सॉरी यहाँ मैंने सिंबल लगा दिया, 1 मिनट 1 मिनट, छोटा है ना ये तो 11, तो यहाँ पे सिंबल हमारा कैसा आएगा, ये वाला आएगा। तो इसका मतलब हमें 13 जो है वो राइट हैंड साइड में सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट वाला पास है उसको चलाना पड़ेगा, पास नंबर 4। और इस वाले केस में आपको बिगिनिंग को फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो बिगिनिंग जो है हमारा वो बन जाएगा मिड +1। तो बिगिनिंग हमारा बन जाएगा कितना, दिस इक्वल टू 3। तो बिगिनिंग बन गया 3। और जो हमारा अब एंड है वो तो आपको पता ही है, यहाँ पर क्या है, एंड तो हमारा क्या है, 3 ही है। तो अब हमारा एंड भी यही है और बिगिनिंग भी यही है,
ठीक है, बिगिनिंग भी यही है और एंड भी यही है। अब फिर से हम निकालेंगे पास 4 के अंदर मिडल वैल्यू, तो अब आ जाएगी हमारी वैल्यू कितनी, 3 प्लस में 3 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 6/2, ये कितना हो गया 3। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, 3 ही आ रहा है। अब क्या हो जाएगा, देखो 3 आ रहा है तो मैं यहाँ कर देती हूँ, इधर देखना, इधर ऊपर के साइड को हम चेक करेंगे क्या मिड वैल्यू जो है a(3) जो है वो इक्वल है किसके, आपके 13 के। तो जो a(3) है वो क्या है, 15 है। तो 15 जो है वो 13 से क्या है, बड़ा है। तो इस केस में जैसी वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो आपको पता है क्या करना होता है, हमें हमें यहाँ पर जो एंड वैल्यू होती है उसे करना होता है मिड -1। तो एंड वैल्यू को हम कर देंगे मिड -1, और मिड कितना है आपका, मिड आपका 3 था, 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारा एंड है वो तो 2 हो गया इस केस में, और जो बिगिनिंग है हमारा वो हमारा कहाँ पर है, वो हमारा 3 पर ही है। देखो यहाँ पर 3 पर ही है। इट मीन्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी जो बिगिनिंग की वैल्यू है वो हमारी एंड से छोटी हो चुकी है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं बाइनरी सर्च की अनसक्सेसफुल कंडीशन। क्योंकि इसके बाद तो चलेगा ही नहीं, बिकॉज ये सब तो हमने ऑलरेडी स्किप कर दिया था और ये भी स्किप है। इसका मतलब हमें एलिमेंट कहीं मिला ही नहीं पूरे सॉर्टेड एरे के अंदर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से इस पर्टिकुलर कंडीशन का जो एक्चुअल आइडिया है वो लग गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको सिर्फ एक एक एरे लेना है यहाँ पे जो सॉर्टेड होगा, और उसके ऊपर किसी भी एलिमेंट को सर्च करते हुए इसी टेक्निक को यूज करते हुए सॉल्व करना है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ बोला है 10 की पावर -15 सेकेंड किसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो हमारा सेट नंबर 1 है उसी में डिस्कस किया था यूनिट्स ऑफ टाइम को। ठीक है, यूनिट्स ऑफ टाइम, वहीं से ये क्वेश्चन है, ये टाइम की यूनिट होती है बेसिकली। वहां से दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। तो मैंने आपको पूरा चार्ट लिखवाया था, आई होप आपको वो चार्ट याद होना चाहिए। तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस सेकेंड किसके इक्वल होगी, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर बनेगा 1 फेम्टो सेकेंड। जो 1 फेम्टो सेकेंड होता है, फेम्टो सेकेंड, जिसे हम एफएस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 एफएस इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 10 की पावर -15 सेकेंड। तो अगर आपको यूनिट्स ऑफ टाइम का टेबल याद है तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नैनो सेकेंड की, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस से, और नैनो सेकेंड जो होता है वो होता है 10 की पावर -9 के बराबर, 9 सेकेंड के बराबर। ऐसे ही जो होता है पीको सेकेंड, वो क्या होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पीएस से, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 की पावर -12 सेकेंड। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, 1 फेम्टो सेकेंड इज इक्वल टू 10 की पावर -15 सेकेंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा आया हुआ है नंबर सिस्टम से। तो आपको मैंने पहले बताया हुआ था कि नंबर सिस्टम बहुत ही इजी होता है और बहुत ही स्कोरिंग होता है आपके एग्जाम में। तो जरूर से आपको इसके सारे टेक्निक्स पढ़ के जाने हैं। ठीक है, अब यहाँ बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1715 बेस 10 इन बेस 12। तो बेस 10 से हमें कन्वर्ट करना है बेस नंबर 12 में। तो बेस 10 क्या होती है, बेस 10 इज डेसिमल नंबर सिस्टम से आपको बेस 12 में आना है। तो कोई रैंडम बेस भी आपको दे सकते हैं, हर बार स्टैंडर्ड बेस नहीं आती, मतलब ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। इसके अलावा भी आपको कोई भी नॉर्मल बेस आ सकती है। तो आपको डेसिमल टू एनी बेस का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पे डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं रिक्वायर्ड बेस से। तो 12 से आप डिवाइड करोगे, और जब तक डिवाइड करोगे जब तक आपको 1 ना मिल जाए एज अ क्वेश्चन, और जो रिमाइंडर है वो आपको इस राइट हैंड साइड में लिखते जाना है। तो 12 से करेंगे अगर डिवाइड तो ये जाएगा 1 पे, देन 17 में से अगर 12 माइनस करोगे तो विल बी 51। तो 12 4 जा होता है क्या,
48, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो 12 टू जा होता है क्या 24, तो यहाँ हमें मिलेगा क्या 11। इसके बाद डिवाइड करेंगे दोबारा से, 12 वन जा जाएगा 12 से, और ये हो जाएगा आपका 14 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा ये 2 और ये 2, अगेन जाएगा 1 से तो ये हो जाएगा 12, और क्या बचेगा 10 बचेगा, तो 10 बचेगा। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि ये जो हमारा 11 है ये तो 12 से डिवाइड वैसे भी नहीं होगा, तो आप इसे यहाँ पे रोक सकते हो बिकॉज ये पूरा डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो इस केस में आपका 1 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे आप इसे ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ लिख दोगे तो क्या हो गया, ये 11 हो गया, 10 हो गया और 11 हो गया। आपको पता है कि 0 से लेके 9 के बाद हम यहाँ पर अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो 10 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए, 11 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बी, 12 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सी। अच्छा 12 तो यहाँ पे होगा ही नहीं बिकॉज बेस 12 है हमारे पास, तो बेस 12 में 0 to 11 ही नंबर्स रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। क्या बात है यहाँ पे देखो, बेस नंबर 12 में 0 से लेके 11 तक की डिजिट्स को ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसके अंदर 0 से लेके 9 तो हमारे हो जाएगी, ऐसे ही 10 और 11 के लिए हम ए और बी लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 11 के लिए मैं लिखूंगी क्या बी, 10 के लिए हम लिखेंगे ए, और 11 के लिए हम करेंगे बी, तो नीचे से ऊपर की ओर 11 10 11 बन गए बी ए बी, और ये हमारे बेस 12 में है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ENIAC, द फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। तो यहाँ पे ENIAC की फुल फॉर्म पूछी हुई है आपसे, और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से मतलब जो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल है वहां से भी क्वेश्चन बनता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे सिंपली फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें से ENIAC एग्जाम्पल की फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उसके अंदर इसे बनाया गया था, और ये पहला जनरल पर्पस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था अपने टाइम पर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इसको डिजाइन किया गया था यूनिवैक के साथ। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर यूनिवैक की फुल फॉर्म बतानी है, और कौन से ईयर में यूनिवैक को डेवलप किया गया था, और ENIAC को कौन से ईयर में डेवलप किया गया था, इसके बारे में बताना है इन द कमेंट सेक्शन। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, इट मीन्स दे आर वेरी सीरियस फॉर द एग्जामिनेशन, और बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी नॉलेज को और इनहेंस कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एरे व्हेन इट्स फर्स्ट इंडेक्स इज डिनोटेड बाय आई एंड लास्ट इंडेक्स इज डिनोटेड बाय जे। तो यहाँ पे एरे से क्वेश्चन है, मतलब अगेन डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। तो एरे क्या होता है, एरे जो होता है वो आपका होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो मान लो मुझे 5 मार्क्स जो है 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करना है, तो इंट, एक मिनट, इंट मार्क्स 5 इसका क्या है, साइज हो गया। तो अगर हम इस तरीके से इसे इनिशियलाइज भी कर लेते हैं साथ ही साथ, जैसे मान लो 50 मार्क्स आए फर्स्ट वाले सब्जेक्ट में, देन आए 47, देन 39, देन 52 एंड देन 44। तो ये हमने लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को एरे में स्टोर कर लिया। तो मेमोरी में क्या हो जाएगा, रैम में आपकी इस तरीके से बन जाएगा एरे। यहाँ पे ये हो गया 0 इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज सेकेंड इंडेक्स, दिस इज थर्ड एंड लास्ट इज फोर्थ। हमेशा जो एरे का इंडेक्स है, ये क्या है, हमारे इंडेक्सेस हैं। हमेशा जो एरे का इंडेक्स है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से ही होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे आ जाएगी। सिमिलरली 47 यहाँ आ जाएगा, ये 47 था, ये अपने फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। देन 39 यहाँ आ जाएगा, देन 52 यहाँ आ जाएगा, एंड लास्ट में क्या है 44 है।
तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स वैल्यू पे जाके स्टोर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर आपको लेंथ निकालनी है या फिर साइज निकालना है किसी एरे का, लेंथ ऑफ एरे या फिर साइज ऑफ एरे, तो कैसे निकालोगे? जैसे इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास 5 ब्लॉक्स बन जा रहे हैं, ठीक है, 5 ब्लॉक्स बन जा रहे हैं और सारे कैसे हैं? इंटीजर टाइप के हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो जैसे मान लो ये हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है, इसे मान लेते हैं आई और लास्ट इंडेक्स को मान लेते हैं जे। तो ये 5 कैसे आया? 5 कैसे आया आपका? जो लास्ट इंडेक्स है माइनस फर्स्ट इंडेक्स है प्लस का 1 किया, तो 5 आपका कैसे आ जाएगा? 4 माइनस 0 इज 4 प्लस 1 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मुझे लेंथ या फिर साइज निकालना है किसी भी एरे का, तो हम लास्ट इंडेक्स मतलब जे में से आई को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा इन दोनों का उसमें 1 को ऐड कर देंगे। जे माइनस आई प्लस का 1 इज द राइट आंसर फॉर द लेंथ कैलकुलेशन ऑफ एन एरे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक मिनट, दिस इज द आंसर। लेंथ ऑफ एन एरे कैसे आ जाएगी आपकी? लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स प्लस का 1। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफायर इन सी? तो जब भी सी लैंग्वेज के अंदर हम कभी भी आइडेंटिफायर बनाते हैं, चाहे वो क्लास का नाम हो, हाय हाय। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफायर इन सी? अगेन सी लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिफायर को जब हम बनाते हैं, उसको डिक्लेयर जब करते हैं, तो क्या रूल आपको फॉलो करने होते हैं? अगर हम बात करें किसी वेरिएबल के नाम के या फिर किसी फंक्शन के नाम की, तो आपको किन बातों का, किन रूल्स का ध्यान देना होता है? देखो, यहाँ बोला गया है इट कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी आइडेंटिफायर के नेम को आप अल्फाबेट, डिजिट या अंडरस्कोर के साथ बना सकते हो। एन आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर। बिल्कुल ठीक बात है, आइडेंटिफायर जो है वो अंडरस्कोर सिंबल के साथ स्टार्ट हो सकता है और साथ ही साथ अल्फाबेट्स के साथ भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होगा। डिजिट एंड में या मिडल में आ सकती है। इसके साथ साथ कोई और सिंबल आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर एक स्पेशल सिंबल है जो हम आइडेंटिफायर के नेम के साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। आपने जरूर से वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स पढ़े होंगे सी लैंग्वेज के अंदर, वहीं से ये क्वेश्चन आ गया। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है, बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करने पड़ते हैं? तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 इज प्रोसेस मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, प्रोसेस को तो मैनेज करने का सबसे मेन काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। तो रैम को, हमारी मेन मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, कौन सा प्रोसेस कब आएगा रैम में, किस प्रोसेस को हमें एलोकेशन देनी है, किसी को वेटिंग लिस्ट में डालना है, वो सब जो काम है वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। एंड लास्ट इज सिक्योरिटी। बिल्कुल ठीक बात है, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी भी ओएस देता है। आपको पता है, आप पासवर्ड्स लगा सकते हो अपने लैपटॉप में किसी फाइल्स के साथ, ताकि आप उसे प्रोटेक्शन दे सको। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें प्लस माइनस चैनल की सभी वीडियोस को। थैंक यू सो मच।